नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या मध्य प्रदेश का जो हमारा मंथली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है ना, उसमें फरवरी महीने का करंट अफेयर यानी पूरे महीने का निचोड़ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है ना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फरवरी माह में सबसे बड़ा दिन आता है दोस्तों 2 फरवरी। क्या होता है 2 फरवरी को दोस्तों? हर साल मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस, यानी विश्व आर्द्रता जो भूमि होती है ना उसको उसके संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 1971 में। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? और ये आपसे पूछा ही जाता है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई? 1971 से। कहाँ से? तो ईरान, जो हमारी ईरान है ना, तो ईरान के रामसर शहर है, रामसर सिटी है ईरान में। ईरान जो कंट्री है उसका रामसर सिटी है। तो इसी के लिए इसमें रामसर, आपने नाम सुना होगा ना, रामसर साइट। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी? चिल्का झील। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो जो साइटें होती है, ये तालाबों के बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में। विश्व वेटलैंड दिवस तालाबों के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस साल की दोस्तों इसकी विश्व वेटलैंड दिवस की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन विंग। क्या? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन विंग। और ये आने वाली परीक्षाओं में से ये सीधी सीधी टैगलाइन आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें से एक लाइन ये भी होती है। और ये परीक्षाओं में हजारों बार इसी टैगलाइन, जो भी छोटी छोटी टैगलाइन होती है, थीम जो होती है, वो आपसे पूछा जाता है। तो 2 फरवरी की ये हमारी न्यूज़ है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस। ओके। और इस वेटलैंड दिवस में रामसर साइट घोषित की जाती है, नई रामसर साइट, या जो भी है, जो भी हमारे प्राकृतिक जो तालाब अलाब होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, उनके संरक्षण के लिए उसमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े, यानी कि पूरा पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हर साल उसकी याददाश्त में ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जोर दिया जाता है ना। तो बस ये था 2 फरवरी का। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है हमारी। दोस्तों फरवरी माह की जो 3 तारीख थी उसमें एक लेटेस्ट अपडेट निकल गई। क्या दोस्तों? देखिए यहाँ दिया ना कि पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं दी किन्हें? डॉक्टर मोहन यादव ने। अब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ ही फरवरी माह में दोस्तों इस बार पहली बार 5 हस्तियों को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया 2024 में। ये इतिहास में क्या पहली बार हुआ है? बोले 5 व्यक्तियों को कभी नहीं दिया गया। तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार 5 हस्तियों को एक साथ भारत रत्न से नवाजा गया। अभी तक दोस्तों इसमें प्रावधान था कुल तीन व्यक्तियों को ये दिया जा सकता था, लेकिन पहली बार 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब 5 व्यक्ति कौन कौन से? एक तो ये लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, एक कर्पूरी ठाकुर जो सबसे पहले इनके नाम की घोषणा की गई थी, इसके बाद MS स्वामीनाथन, है ना, MS स्वामीनाथन, और जिसके बाद वो चौधरी चरण सिंह, है ना, PB नरसिम्हा राव। और इन 5 व्यक्तियों की मैंने ट्रिक बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। एक लाइन में आपको सारी की सारे 5 व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और 2024 में इनको एक साथ 5 व्यक्तियों को क्या भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और आने वाली परीक्षाओं में इन 5 व्यक्तियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, कैसे लगी न्यूज़? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर। क्या है अगली हमारी न्यूज़? तो दोस्तों अगली हमारी न्यूज़ है मध्य प्रदेश का। हम मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो खासकर हम ज़्यादा कवर कौन सी न्यूज़ करेंगे? जो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए, तो उमरी खेड़ा ये कहाँ है? इंदौर में विकसित होगा इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क। अब ये उमरी खेड़ा ऑलरेडी पर्यटन स्थल है। कहाँ है ये? इंदौर में। अब ये हाईलाइट में आया ना, तो आने वाली परीक्षाओं में इससे पूछ लिया जाएगा कि उमरी खेड़ा पर्यटन पार्क या इको टूरिज्म एडवेंचर जो पार्क है, ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। अब उमरी खेड़ा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ लेते, क्योंकि आजकल तो एग्जामिनर बहुत डीपली पूछ रहा है कितने करोड़ से ये विकसित किया जाएगा, ये सारी बातें पूछी जाएगी ना आपसे।
तो दोस्तों उमरी खेड़ा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रतिदिन सैलानी पहुंचकर वन्य जीव प्रेमी प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांस का अनुभव करते हैं। इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में 290 हेक्टेयर क्षेत्र में बटाई जो बटरफ्लाई पार्क है, ट्रेकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि है। और विभाग द्वारा इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा को विकसित करने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया और इसमें बहुत सारे वो क्या किए और इनोवेशन किए जाएंगे। बस आपसे इस न्यूज़ से यही जानकारी रखना है कि उमरी खेड़ा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। इंदौर ज़िले में। बस इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाएगा। वन लाइनर जो एग्जामिनर होते हैं उसमें हो सकता था कि हाईलाइट में जो भी न्यूज़ होती है ना उसी से करंट अफेयर बनता है, उसी से जीके जीएस बनता है। और आप लोगों को लगता है कि ये कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं सर, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो आप करंट अफेयर अगर ध्यान से पढ़ते हो ना तो आप समझ लो किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर जीके जीएस पूछा जाता है ना और जो हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसका 50% सिलेबस आप तैयार कर लेते हो। लेकिन ये आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर। अब अगली हमारी न्यूज़ है 5 फरवरी की। 5 फरवरी के दिन क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार है ना, कौन सा, ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी अवार्ड 2024 से हमारे कुछ प्रसिद्ध गायक जैसे कौन, ये शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक श्री राकेश चोरियाता और संगीत निर्देशक श्री सेल्वा गणेश और वायलिन वादक श्री गणेश राजगोपालन को बधाई दी। क्योंकि इस बार का अवार्ड मध्य जो भारत के जो ये 5 व्यक्ति है इनको दिया गया और ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही सम्मान की बात है। तो किन किन व्यक्तियों को देखिए ये ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। शंकर महादेवन, पता है गायक है। तबला वादक श्री जाकिर हुसैन, ये है ना, ये तबला वादक है जाकिर हुसैन। बांसुरी वादक है श्री कौन, राकेश चौरसिया। और संगीत निर्देशक कौन, श्री सेल्वा गणेश। और वायलिन वादक श्री गणेश राजगोपालाचारी। इन 5 व्यक्तियों को इस बार क्या ग्रैमी अवार्ड सम्मान मिला है और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आने वाली परीक्षाओं से आपसे पूछा जा सकता है कि शंकर महादेवन का संबंध किससे है, तो वो एक गायक है, सिंगर है। इसके बाद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो वो तबला वादक है। जिसके बाद आपसे पूछा कि राकेश चौरसिया का संबंध किससे है, तो वो बांसुरी वादक है। और सेल्वा गणेश तो ये संगीत निर्देशक है। और जिसके बाद गणेश राजगोपालन तो ये वायलिन वादक है। आने वाली परीक्षा में घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इनमें से देखिए 4 व्यक्तियों के नाम दे दो और एक व्यक्ति ऐसा जिनको ये अवार्ड नहीं दिया गया है। आपसे कुछ भी आप वो जो कुछ भी पूछ सकता है। मिलान कीजिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ए को बी से मिलान मिलान कीजिए, ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 से इन 5 व्यक्तियों को सम्मान किया गया। कौन, शंकर महादेवन, ये गायक है। तबला वादक श्री जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, संगीत निर्देशक श्री सेल्वा गणेश और वायलिन वादक श्री गणेश राजगोपालन। और इनको आपको याद होना चाहिए और इनको खुद हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने क्या दिए, हार्दिक हार्दिक बधाई दिए। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो ये याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर। ये देखिए ये ऐसी न्यूज़ है ना कि ये भारत के किसी भी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने भी कवर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारी 6 फरवरी, क्योंकि 5 के बाद 6 फरवरी आता है। और 6 फरवरी की थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों जो हरदा था ना, हरदा में अपन पता है कि वो फटाका फैक्ट्री में दुर्घटना हो गई थी। तो उसके लिए कुछ नहीं हो, इसके दिन 6 फरवरी के दिन है ना 6 सदस्य समिति की गठित कर दी गई। अब वो जो भी है किसकी वजह से हुआ, लेकिन ये सब हादसे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ एक समिति गठन। बस आपसे ये पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में कि ये जो विस्फोटक हुआ था वो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो वो हरदा जिले में हुआ था। बस इसकी ज़्यादा से मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए। और अगली आपसे मोस्ट आईएमपी न्यूज़ देखिए, मध्य प्रदेश में फरवरी माह में 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 20 फरवरी से। तो 20 फरवरी दिन, अभी फरवरी में अब जो भी अगर इसमें कुछ अवार्ड दिया गया होगा तो मैं आपको आगे कवर करवा दूंगा। लेकिन आपको ये क्रमांक याद रखना है कि 2024 में खजुराहो महोत्सव, जो खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है, उसका कौन सा संस्करण है, तो 50वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 50वां। और 50वां देखिए
है ना। तो बहुत बड़ी बात है और ये अब से आने वाली परीक्षा में कि हाल फिलहाल 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, उसका कौन सा क्रमांक है, तो वो 50वां क्रमांक है। बस इसमें अब इतना ही याद रख लो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एमपीपीएससी तो ऐसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। और दोस्तों 9 फरवरी की न्यूज़ तो मैंने लगभग कवर करवा ही दी। देखिए ये भारत रत्न की बात है इसमें भी। तो देखिए 3 लोगों को एक साथ, देखिए सबसे पहले तो क्या किया था, कर्पूरी ठाकुर, है ना। कर्पूरी ठाकुर यानी केटी लिख दूं क्या मैं, कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे नंबर पर न्यूज़ निकल के आ गई कि भैया एल के आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। धीरे धीरे न्यूज़ आती गई और फिर एक साथ और चौंकाने वाली खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और फिर से और पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीबी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि फरवरी माह में 5 व्यक्तियों को, मैंने पहली न्यूज़ कवर की थी, 5 व्यक्तियों को इस साल के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। तो 2 तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह और पीबी नरसिम्हा राव। और ये दोस्तों इस बार है ना 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत, क्या 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत, और एक ही ऐसे व्यक्ति है जो अभी तक जीवित है, वो एल के आडवाणी, जिनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 4 हस्तियां ऐसी है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसमें तो 2 तो पूर्व प्रधानमंत्री है, एक वैज्ञानिक है और एक बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, और एल के आडवाणी क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी क्या है, उप प्रधानमंत्री है। हो सकता है आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए पूरा का पूरा डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूज़ थी हमारी 9 फरवरी की। ओके, आगे चलते हैं। तो दोस्तों फरवरी की अगली हमारी न्यूज़ है कि ग्रामीण पर्यटन के लिए एमपी टूरिज्म को स्कॉच अवार्ड दिया गया। कौन सा, टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को ग्रामीण पर्यटन के लिए। तो ये आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा, कौन सा सिल्वर अवार्ड मिला है किसको, मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन के लिए एमपी टूरिज्म को। जो एमपी टूरिज्म है ना, उसको स्कॉच अवार्ड, नाम क्या है, स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड में कौन सा, टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया, प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। कब की ये न्यूज़, 11 फरवरी की है। थोड़ा डिटेल से और बता देते हैं कि पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराने और सामुदायिक सहभागिता से स्वरोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण पर्यटन को एक बार फिर स्कोच संस्था ने सराहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में 96 जो एडिशन चल रहा था ना स्कोच समिट में, ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। बस इतना ही याद रख लो कि मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म विभाग है उसको नई दिल्ली में जो स्कॉच अवार्ड दिया जाता है उसका 96 एडिशन था, उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, यही पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। अगली हमारी न्यूज़, स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश ने देश भर में श्रेष्ठता का परचम लगाया और इंदौर बार दोस्तों इस बार भी सबसे स्वच्छ शहर की उसमें रैंकिंग में नंबर 1 पर बना रहा है। और आप बता दो कौन सी बार है, लगातार 7वीं बार दोस्तों, कितनी, लगातार 7वीं बार है ना, इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है और मध्य प्रदेश ने इसमें मध्य प्रदेश का बहुत ही नाम हो रहा है। तो चलिए डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज़ है हमारी 12 फरवरी की। देखिए कुछ नहीं दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से हमारा चल रहा है क्या, स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई, तो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में नरेंद्र मोदी, तो उसी साल से उन्होंने क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 2014, पूरी डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 2014 से भारत में स्वच्छ भारत मिशन करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें जो सबसे स्वच्छ शहर होता है ना उसको रैंकिंग दी जाती है, और इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का जो हमारा इंदौर शहर है, वो लगातार 7वीं बार इसने परचम लहराया। 7वीं बार सबसे, भारत की सबसे क्लीन सिटी, सबसे स्वच्छ सिटी में सबसे नंबर 1 पायदान पर यह हमेशा 7वीं बार तक आ चुका है, मतलब 7 बार तक लगातार 7वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये तो परीक्षाओं में हजारों बार पूछा गया और पूछा ही जाएगा कि कैसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्रमांक है, तो 7वीं बार। कब से शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014। कार्यक्रम का नाम स्वच्छ भारत मिशन।
जब ये लगातार 7वीं बार तो स्वच्छता के मामले में इंदौर बना देश में ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ये क्या बन गया? ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ये इतनी बार इसमें स्वच्छ रहा है। तो देश में जब भी स्वच्छ शहरों की बात होती तो लोग इंदौर का जिक्र जरूर करते, क्योंकि इंदौर पिछले 7 वर्षों से सारे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में पहला पुरस्कार प्राप्त करा लगातार 7वीं बार। तो ये बहुत बड़ी बात। इसमें दोस्तों इंदौर के जो नागरिक हैं ना, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही हर सिटी के नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए। सीखो इंदौर से कुछ यार। भोपाल की राजधानी नंबर 1 पे नहीं आई, इंदौर हमारा बहुत अच्छा शहर है। हम खुद भी उसे वहाँ के मैं खुद वहाँ पे जाके देखा हूँ, बहुत ही अच्छी स्वच्छता रहती है। और इंदौर से सबसे स्वच्छ शहरी शहर है। अगर राज्यों की श्रेणी, अगर 28 राज्य और केंद्र शासित की जो क्रमांक निकलता है, तो स्वच्छ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 में श्रेष्ठ राज्य के रूप में देश भर में दूसरे स्थान की रैंकिंग प्राप्त की है। सॉरी, नंबर 1 पे नहीं, दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष राज्य के 6 शहरों ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण में सफाई के मापदंडों के अनुसार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग भी दी जाती है। राज्य के कई शहरों ने अच्छी रेटिंग प्राप्त कर अपनी जगह बनाई है। ये दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है? तो एक और योजना का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फरवरी में आई है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना बनेगी। लगभग बन गई है, बनेगी नहीं, वो उस समय की हेडिंग है, इसलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। श्री अन्न यानी कि जो मिलेट्स होते हैं ना, जो मोटे अनाज होते हैं, उसके उत्पादन किसानों के लिए वरदान होंगे, और इसके लिए रानी दुर्गावती नाम रखा गया, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। आपसे पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है कब? सन 2024 से। भाई इसकी शुरुआत कब से हुई? 2024 से। क्या, किस लिए? तो मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं ना, उसके उत्पादक के लिए किसानों को क्या किया जाएगा? सम्मान किया जाएगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए जब योजना पूरी तरह से आ जाएगी तो हम बता देंगे। अगली हमारी न्यूज़, हमारा देश का स्पोर्ट हब बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। ऐसा क्या कर दिया कि सर स्पोर्ट के मामले में? तो चलो डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही गर्व होगा सुनकर। खबर कब की है? 12 फरवरी की है। तो मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्पोर्ट मैप में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों, खेल अधोसंरचनाओं में निरंतर विस्तार, प्रशिक्षण के स्तर, गुणवत्तापूर्ण सुधार और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के उत्कृष्ट परिणाम हासिल हुए हैं। खेल अकादमियों का संचालन, खेल पुरस्कार, खेलों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और खेल संघों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से मध्य प्रदेश देश का स्पोर्ट हब बन गया है। और क्या क्या हुआ है? देखिए, खेल अकादमियों का संचालन योजना अंतर्गत विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियां संचालित की जा रही है। यानी 18 प्रकार के खेल है, और उन खेलों के लिए मध्य प्रदेश में कितनी अकादमियां हैं? 11 अकादमियां संचालित की जा रही है। खेल अकादमियों एवं फीडर सेंटर में 996 यानी कि 996 खिलाड़ियों को बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग योजना अंतर्गत प्रवेश प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश क्या बनता जा रहा है? खेलों के लिए हब बनता जा रहा है। क्या 18 खेलों के लिए तो 11 अकादमियां हैं, जो बहुत बड़ी बात है। 996 खिलाड़ी, समझ रहे हो आप? देखिए, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों, जैसे शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, कैनोइंग कायांकिंग के पहला खिलाड़ी प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एवं हॉकी ओलंपियन के प्रशिक्षक कौन? शिवेंद्र सिंह द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनको क्या दिया गया था इस बार? अर्जुन अवार्ड। आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, 3 खिलाड़ी यथा, जैसे शूटिंग खिलाड़ी कौन है? आपने इसकी ट्रिक मैंने बना रखी कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग के खिलाड़ी है, सुशीला चानू ये हॉकी की खिलाड़ी है, और प्राची यादव ये कैनोइंग कायाकिंग की पैरा खिलाड़ी यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी है। तो इन 3 खिलाड़ियों को तो इस बार क्या दिया गया? अर्जुन अवार्ड से क्या नवाजा गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारे एक कोच है, प्रशिक्षक है, श्री शिवेंद्र सिंह
इनको द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये काय के कोच है, ये हॉकी हॉकी ओलंपियन है, ये हॉकी के कोच है ये। और इनको 2023 जो अवार्ड है ना उससे सम्मानित किया गया। यानी कि तीन जो 2023 में जितने खिलाड़ी, क्योंकि अभी चल रहा है 2024, तो 2023 में जितने खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया था ना, तो उसमें से मध्य प्रदेश के 4 व्यक्ति, 4 खिलाड़ी मान लो, 3 खिलाड़ी, एक कोच, एक, 3 को तो दिया है अर्जुन अवार्ड और एक को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। क्योंकि कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड और खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो इस बार 2003 इस साल में 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को 23 साल बाद यह अवसर मिला है। कितने साल बाद? 23 साल बाद। देखिए इतने सालों बाद ऐसा हुआ है जब मध्य प्रदेश के एक साथ 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड एवं जो एक हमारा प्रशिक्षक है यानी कि जो कोच है को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो गोवा में हमारा 37वीं राष्ट्रीय खेल जो प्रतियोगिता हो रही थी, जो 37वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था, इससे पहले 36वां हमारा गुजरात में हुआ था। तो गोवा में जो 37वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था उसमें मध्य प्रदेश के 416 खिलाड़ियों द्वारा 37 खेलों में प्रतिभागिता कर 112 पदक जीते थे। कितने? और ये इसीलिए तो मध्य प्रदेश क्या बन रहा है, खेल हब बनता जा रहा है। देखो मैं यहाँ से पढ़ा था, तो जो से गोवा में जो हमारा जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की उपलब्धि के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के 416 खिलाड़ी गए थे। कितने गए थे? 416 खिलाड़ी गए थे और इन्होंने 37 खेलों में भाग लिया था, यानी प्रतिभागिता कर 112 पदक जीते थे टोटल। अगर आपसे बोला पूछा जाए आने वाली परीक्षा, मोस्ट टाइम पे डाटा है जो खास है उसके लिए स्टार बना लो। मैं बहुत ध्यान से पढ़ा था कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ हमारा गोवा में जिसका आयोजन किया गया था उसमें मध्य प्रदेश के 416 खिलाड़ी गए थे। और 416 खिलाड़ी ने टोटल 37 प्रकार के खेलों में क्या किया, भाग लिया। जैसे कबड्डी हो गया तो उसमें कुछ मान लीजिए कि 20-25 खिलाड़ी हो गए। और कोई जो 37 प्रकार के खेल थे तो जरूरी नहीं कि अलग अलग, जैसे एक टीम में जैसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हो सकते हैं ना, ऐसे करके 416 खिलाड़ी गए थे और 37 खेलों में उन्होंने भाग लिया था। और उन 37 खेलों में से हमको टोटल मध्य प्रदेश को 112 पदक हासिल हुए थे। उसमें से 37 गोल्ड मेडल थे, 36 सिल्वर मेडल थे और 39 कांस्य पदक थे। और ये पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। और ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये खेल खिलाड़ियों से जो एमपीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, एमपीपीएससी क्या एएसबी भी बहुत पूछती है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, गलत नाम बोल दिया क्या? अच्छा, एग्जाम सेल बोर्ड नाम होना चाहिए। हमने पटवारी में एक वो नारा दिया था ना, ईएसबी का मतलब क्या हो गया आजकल, एग्जाम सेल बोर्ड, यानी कि एग्जाम को बेच दिया ना पटवारी की सीटें, इसलिए। चलो मजाक था भाई, छोड़ो। तो भैया हम चौथे स्थान पर था और ये हमारे खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो ये हमारे लिए क्या गर्व की बात है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश में क्या बनता जा रहा है, खेल हब बनता जा रहा है मध्य प्रदेश धीरे धीरे। बात कर लेते खेलो एमपी में जो यूथ गेम हुए थे उसके बारे में। खेलो एमपी यूथ गेम जो हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश राज्य में खेलो एमपी यूथ गेम 2023 में, मतलब गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किया गया था। जिसमें मध्य प्रदेश के देखो कितने 1,20,105 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हर जिलों में अलग अलग। ये आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष किया जाएगा। यानी कि इसकी शुरुआत ही कब हुई, 2023 में, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में ही किया गया था ना, मध्य प्रदेश के 9 शहरों में, है ना, 9 स्थानों पर किया गया था ना। वही तो पूछ रहे हैं। भोपाल को स्पोर्ट हब तथा मध्य प्रदेश में स्पोर्ट टूरिज्म बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। और प्रथम चरण में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक, माई फुटबॉल स्टेडियम एवं हॉकी सिंथेटिक ट्रप, माई पवेलियन द्वितीय चरण में, सब मतलब अलग अलग कर बनाया जाएगा। आप इतना क्यों ज्ञान
बनाया जाएगा। इतना पढ़ा दूंगा तो बहुत हो जाएगा। इसके लिए ना विभाग द्वारा 985 करोड़ 76 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा और ये हमारे बजट में प्रावधान किया गया है ना। तो इसलिए मध्य प्रदेश क्या खेलों में हब बनता जा रहा है। तो ये जो मैं पढ़ा है ना अभी खेलों के बारे में, ये आने वाली परीक्षाओं में ना आपसे 100% पूछा जाएगा। 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, है ना। 37वां जो हमारा वो हुआ था राष्ट्रीय खेल गोवा में, उसमें हमने 112 पदक जीते, है ना। उसमें से 37 हमारे क्या थे गोल्ड थे, 36 हमारे क्या था सिल्वर थे, 39 क्या थे हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये परीक्षा में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर। दोस्तों इस बार ये हमारे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, तो ये मिले थे पद्मश्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, क्योंकि क्योंकि इस बार जो ये पद हमारे जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है, अब मैं जो पद्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई है मध्य प्रदेश के कितने हस्तियों को दिया गया उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर वो वीडियो देख लेना। ये मध्य प्रदेश का मतलब फरवरी माह में ये न्यूज़ निकल के आई थी, इसलिए मैंने बताया। ये सत्येंद्र सिंह लोहिया ये क्या है, ये तैराकी से इनका संबंध है और ये पैरा स्विमर खिलाड़ी है, यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी है। और इनको इस बार पद्मश्री से नवाजा गया। तो और कितने खिलाड़ियों को नवाजा गया उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारा वीडियो बनाए चैनल पर आकर आप देख सकते हो। अगली न्यूज़ भी हमारी खेल खिलाड़ियों से कब की है, 12 फरवरी की। 12 फरवरी के दिन बहुत कुछ हुआ था मध्य प्रदेश में, देखो इतनी सारी न्यूज़ निकल के आई। तो दूसरी इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एम कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था दोस्तों 6 से लेकर 9 फरवरी। कहाँ, 9 फरवरी 2024 में सवाई मानसिंह स्टेडियम। कहाँ है ये, जयपुर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने खेल कौशल और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया था। यानी कि ताइक्वांडो जो अकादमी है मध्य प्रदेश में उसके खिलाड़ी गए थे कहाँ पर, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर राजस्थान में। वहाँ ताइक्वांडो जूनियर एम कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 6 से 9 फरवरी। और उस वाली जो ताइक्वांडो जूनियर एम कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने 5 पदक हासिल किए गए, उसमें से 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डाटा पे आप स्टार मान लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसे डाटा है कि कहीं किताबों में आपको नहीं मिलने वाला है। ये सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, मैं वहाँ से निकालता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। तो चलो नाम ही बता देता हूँ। तो इसमें जो 3 गोल्ड जीते थे ना, तो कौन कौन देखिए, ताइक्वांडो अकादमी की खिलाड़ी कौन, कुमारी मानसिंह कोरी। इन्होंने 42 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। जिसके बाद कनिष्का शर्मा 67 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और बालक वर्ग अभिनय वर्मा ने 64 किलोग्राम कैडेट में 1 स्वर्ण पदक अर्जित किया। यानी कि इस प्रकार हमारे कितने हो गए, 3 हो गए गोल्ड, 3 गोल्ड हो गए ना। अगला, इसी प्रकार हरमन सिंह गिल ने 55 किलोग्राम स्पर्धा में रजत और अंशुल यादव ने 51 किलोग्राम में कांस्य, यानी कि 3-1-1। तो टोटल कितने हो गए, 5। और कहाँ हो रहा था, राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ, जयपुर में। क्या, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। क्या चल रही थी, दूसरी इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एम कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसमें मध्य प्रदेश ने टोटल 5 पदक हासिल किए गए थे और उनके नाम मैंने बता दी। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आपसे इसे यहाँ से पूछ लिया जाए। मानसी कोरी, कनिष्का शर्मा, अभिनव वर्मा, हरमन सिंह गिल और अंशुल यादव, ये 5 खिलाड़ी ने मेडल जीते थे। ओके, अगली हमारी न्यूज़ फिर से वही खिलाड़ी। दोस्तों ये वाली न्यूज़ नहीं पूछी जाती, नेताजी यहाँ गए, नेताजी वहाँ गए, ये सब नहीं पूछा जाती। खेल खिलाड़ी, कोई सम्मान, कोई परियोजना, ऐसे ही करंट अफेयर पूछा जाता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही कवर करता हूँ। तो कुमारी कनिष्का शर्मा वर्ल्ड डेप्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ, विश्केक, ये विश्केक कहाँ है, किर्गिस्तान में। तो वहाँ के लिए चयनित हुआ है इनका, चयन हुआ है इनका। और खेल मंत्री सारंग ने इनको बधाई दी है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई। न्यूज़ कब की, वही 12 फरवरी की। ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिलिंग ऑफ डेप्थ के द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2024 को आयोजित ताइक्वांडो चेन ट्रायल में कानपुर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट ताइक्वांडो अकादमी भोपाल की खिलाड़ी कौन, कनिष्का शर्मा ने अपने खेल कौशल और शारीरिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चेन ट्रायल में
प्रथम स्थान अर्जित कर वर्ल्ड डेप ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कहाँ होने वाली, बिश्केक में किर्गिस्तान के लिए चयनित होकर देश और प्रदेश का क्या किया, प्रदेश को क्या किया, गौरवान्वित किया है। कनिष्का शर्मा डेप खिलाड़ी है, क्या है, डेप खिलाड़ी यानी कि थोड़ा सा, लेकिन सामान्य खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। बताओ, बहुत बड़ी बात है। ये जाएगी अब बिश्केक में किर्गिस्तान में, है ना। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या जीत के लाती है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रायल में किन का मतलब किसका चयन हो, तो कनिष्का शर्मा नाम रखना क्या है, ये डेप्थ खिलाड़ी है, ठीक है, डेप खिलाड़ी, ओके। और काय की ताइक्वांडो की खिलाड़ी है, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ी है ना। संबंध किससे, ताइक्वांडो से। न्यूज़ तो नेगेटिव है लेकिन पढ़ाना पड़ेगा ना। 12/2 की अब दुखद घटना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ना हिंदी और मैथिली की वरिष्ठ लेखिका की थी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था, श्रीमती उषा किरण खान, क्या नाम है उनका, श्रीमती उषा किरण खान। इनका निधन हो गया और इसमें दुख व्यक्त किया है, तो हम भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड लेखिका उषा किरण खान का निधन हो गया, वो किस भाषा की मतलब लेखिका, तो हिंदी और मैथिली की वरिष्ठ लेखिका थी वो, है ना। हो सकता है ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लें, इसलिए मैंने कवर कर दिया। कब की, 12 फरवरी 2024 की न्यूज़ है। अगला फिर से खेल खिलाड़ी, 34वीं नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जूनियर पुरुष और महिला सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग में। काया किंग कैनोइंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ी ने क्या मेडल जीते, 14 स्वर्ण, 12 रजत, 8 कांस्य पदक सहित 34 पदक। जूनियर वर्ग में मध्य प्रदेश बना राष्ट्रीय चैंपियन। खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई। डिटेल में जानना है, कब की न्यूज़ है, 13 फरवरी की। 34वीं नेशनल जूनियर पुरुष और महिला सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया था, 9 से लेकर 12 फरवरी 2023। कहाँ पे, छोटे तालाब भोपाल में किया गया था। प्रतियोगिता में कायाकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने खेल और शारीरिक दक्षता के लिए क्या करा, शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य सहित 34 पदक अर्जित किए। कितने, 34 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश महिला और पुरुष जूनियर वर्ग में चैंपियनशिप बना। मध्य प्रदेश महिला और पुरुष जो जूनियर वर्ग था ना उसमें चैंपियन बना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया 34वीं नेशनल जूनियर पुरुष और महिला सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो भोपाल में किया गया, छोटे तालाब में किया गया। कब किया गया, 9 से लेके 12 फरवरी। कितना कितना क्या क्या जीता, तो 34 पदक अर्जित किए मध्य प्रदेश ने। उसमें से 14 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल। और ये आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके आगे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उस पर पढ़ा देते जूनियर क्योक एम कैनो इवेंट की व्यक्तिगत टीम महिला और पुरुष वर्ग स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ियों ने अर्जित किए 13 गोल्ड, 8 रजत और 3 कांस्य, 24 पदक। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 34वीं नेशनल जूनियर पुरुष और महिला वर्ग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग अकादमी के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य सहित 24 पदक अर्जित किए। बस बाकी टोटल नाम वाम है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि इतना सारा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो नोट्स बना के रख लेना छोटा छोटा से, ये छोटी छोटी बातें जब एग्जाम होगा ना तब वीडियो देखने मत बैठ जाना, नोट्स बना लेना, आगे काम आएगी। बुकों में नहीं मिलने वाला, किताबों में पढ़ने जाओगे करंट अफेयर की कोई भी खरीद लेना, नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। अगली हमारी न्यूज़ 15 फरवरी की, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राज्य बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी कुमारी अंजलि सिंह को यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप मोटेनिंग ग्रिंग यानी बुढ़वा है ना, बुढ़वा पेस्ट, बुढ़वा भारतीय टीम के लिए चयनित होने पर बधाई दिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। यानी कि बुढ़वा में होने वाला है मोटेंगनी ग्रीन, मतलब कोई शहर है उसमें बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है और उसके लिए मतलब उसमें सिलेक्शन हुआ किसका, कुमारी अंजलि सिंह का, यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली बुढ़वा पेस्ट में। और इसके लिए विश्वास सारंग ने बधाई दी। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी खिलाड़ी बुढ़वा में यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली है, तो उनका नाम है कुमारी अंजलि सिंह। और ये बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी है। ठीक है भाई,
ये कब से कब इसका आयोजन किया? तो यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 3 से लेकर 11 मार्च तक बुड़वा में रहेगी, जिसको मोटेंगनी ग्रीन, मतलब शहर है, मुझे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा, बुड़वा में होगी। मतलब ये मतलब ये यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 3 से लेकर 11 मार्च में। अब देखते हैं ये कौन सा गोल्ड लाती है, सिल्वर लाती है, ब्रॉन्ज लाती है, ये बात की बात है। बॉक्सर अंजलि सिंह 57 किलोग्राम भार वर्ग की है। राष्ट्रीय सिलेक्शन ट्रायल 11 से 15 फरवरी तक रोहतक हरियाणा में आयोजित किए गए थे, है ना। और बॉक्सर अंजलि दिल्ली एनबीए और हरियाणा के खिलाड़ियों को 5-0 से पराजित कर यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रही। और ये मध्य प्रदेश बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। और आने वाली परीक्षाओं में घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में फलाना फलाना, वो अंजलि कुमारी का संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है। ये कहाँ के लिए जा रही है, तो वर्ल्ड यूथ कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग ले रही है। कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, तो बुड़वा पेस्ट में किया जाएगा। कब चलेगा, 3 से लेकर 11 मार्च तक। कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बस। और ये मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी है। ओके, इतना पढ़ लो तो बहुत। दोस्तों आज के लिए इतना ही रख देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, मेरे पास डाटा तो बहुत है, लेकिन 15 फरवरी तक एक एक और पार्ट बना देंगे इसका। तो ये था हमारा प्यारा सा वीडियो, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। देखिए बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं आपको। अगर आप इसके नोट्स भी बना के रख लेते हो ना, तो आपको किसी भी किताब में करंट अफेयर जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगल में हो।